Second. Good afternoon, class. फिजिकल एंड फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। तो हम पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिजियोथेरेपी तो जनरली बहुत लोगों ने सुना होगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने हो सकता है ना सुना हो। तो हम इन दोनों जो टर्म्स हैं, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन दोनों टर्म्स को पहले जानते हैं कि ये क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम आप लोगों को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फिजियोथेरेपी की अगर हम पहले बात करें तो फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जो कि हमारा फंक्शन रीस्टोर करने के लिए, जो किसी भी वजह से अगर खराब हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है या उसको डैमेज हो गया है हमारे फंक्शन को, उसको रीस्टोर करने के लिए हम एक ट्रीटमेंट का जो इस्तेमाल करते हैं वो फिजियोथेरेपी है। ठीक है, हम चल फिर रहे हैं, हम चल फिर सके, उस अगर किसी भी दिक्कत डिसेबिलिटी की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से किसी को चलने फिरने में, मोशन करने में, मोबिलिटी करने में दिक्कत हो रही है, तो फिजियोथेरेपी वो ट्रीटमेंट है जहां पे हम उनकी सहायता कर सकते हैं, जिससे हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ये बेसिकली फिजिकल रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड है, मतलब हमारे फिजिकल मूवमेंट से। किसी को चोट लग गई, किसी की हेल्थ खराब है, वो चल नहीं पा रहा, किसी को पेन हो रहा है, वो पेन की वजह से चल नहीं पा रहा है या अपना मोबिलिटी नहीं कर पा रहा, तो उन उन चीजों की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो फिजियोथेरेपी का हम यूज करते हैं। इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ मूवमेंट। हम अपना हाथ हिला रहे हैं, हम अपना पैर हिला रहे हैं चलने के लिए, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम छोटी सी भी मूवमेंट कर रहे हैं, जो उसकी स्टडी है वो बेसिकली फिजियोथेरेपी है। ये किन किन लोगों के लिए, जो भी जिनको इंजरी हुई हो, इलनेस हुई हो, डिसेबिलिटी हो, कैसे हेल्प करता है? एक्सरसाइज के थ्रू या मैनुअल थेरेपी के थ्रू। ठीक है, एक्सरसाइज करवाते हैं एंड या फिर मैनुअल थेरेपी दी जाती है, जिससे फिजियोथेरेपी जो है हमारी मोबिलिटी में, फंक्शन रिस्टोर करने में हेल्प करता है। फिजियोथेरेपी में हम डिफरेंट मोडालिटीज का भी यूज करते हैं, जैसे कि टेंस, आईएफटी, यूएस। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि हम पेन रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी में बेसिकली हम हमारा जो मोबिलिटी का फंक्शन होता है उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। दिस इज फिजियोथेरेपी। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? एक क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेशल एजुकेशन में भी बोला जाता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। होलिस्टिक मतलब बच्चे की हर एस्पेक्ट से या किसी भी इंसान की हर एस्पेक्ट से डेवलपमेंट करनी है। सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं रहता, ओवरऑल हर चीज पे फोकस रहता है, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो या एजुकेशनल पर्पस हो। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बेसिकली भी यही है। ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने वाला प्रोफेशन है। हमारे मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के साथ ये काम करता है। इट इज बेसिकली साइंस विद आर्ट। साइंस विद आर्ट, जो कि प्राइमरी फोकस जो रहता है एज ऑक्यूपेशन। नाम से आप लोगों को कुछ समझ में आएगा कि ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है, कोई भी बता सकता है? हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी मैं आपके लिए एक किसी का टीचर काम हूँ, करने का। राइट? तो मैं अभी एक टीचर हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन अभी एक टीचर का है, मेरा रोल एक टीचर का है। आपका क्या ऑक्यूपेशन है? आप स्टूडेंट्स हैं सारे। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बेसिक फोकस रहता है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ही। किसी की भी ऑक्यूपेशन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके ओरिएंट करके हम उस इंसान के ऑक्यूपेशन को ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करते हैं। ऑक्यूपेशन कब खराब हो सकता है? जब किसी को कोई इंजरी हो, किसी को कोई बीमारी हो जाए या डिसेबिलिटी हो। तो ऐसी चीजों में जब किसी का भी ऑक्यूपेशन खराब होता है किसी भी चीज में, तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसके अंदर प्रिस्क्राइब होती है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है उसके लिए काम करता है टू रीगेन द ऑक्यूपेशन। वो डायग्नोसिस करते हैं, अपने इवैल्यूएशन टूल्स होते हैं और अलग से ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपी में डिफरेंट मोडालिटीज का यूज होता है, मैनुअल थेरेपी का यूज होता है, यहाँ पर भी डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और मोडालिटीज नहीं होती हैं यहाँ पे, बट डिफरेंट अप्रोचेज यूज की जाती हैं एक बच्चे का या बड़े का, किसी भी एज ग्रुप का ऑक्यूपेशन रीस्टोर करने के लिए। ठीक है, बेसिकली हमने देख लिया कि किस किस का ऑक्यूपेशन खराब हो सकता है, क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी डिसेबिलिटी में, इंजरी में,
इलनेस में, किसी चीज में भी अगर ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम होती है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वहां पर काम करेंगे। साथ में कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं ओटी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, पर ये लिमिटेड नहीं होती हैं, जैसा कि एडीएल, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, आप सबने सुना ही होगा ये वर्ड एडीएल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एडीएल में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एडीएल जो है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हर इंसान का डेली का ऑक्यूपेशन है। हम डेली लिविंग एक्टिविटीज को ऑक्यूपेशन से अलग नहीं कर सकते किसी भी इंसान के। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एडीएल के लिए बहुत काम करता है। साथ में वर्क, जो उसका वर्क रिलेटेड काम हो, चाहे लिखना हो या रीडिंग करना हो, कुछ भी काम रिलेटेड वर्क होता है उसमें ओटी का काम रहता है, विद प्ले एंड लीजर एक्टिविटीज उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में रहता है कि अलग से प्रिस्क्रिप्शन और डिजाइनिंग भी होती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड अडेप्टिव इक्विपमेंट्स की, साथ में इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस की। आप लोगों ने ये टर्म्स कभी सुने हैं पहले, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अडेप्टिव टेक्नोलॉजी? यस मैम। तो आई होप आप लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अडेप्टिव टेक्नोलॉजी को समझते होंगे सभी लोग। और इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, नो मैम, सॉरी मैम सबने नहीं सुने। नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ दोबारा से। या ठीक है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, पहले हम बात करते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी की। अब सपोज करो कोई भी डिसेबिलिटी है या कोई भी इंजरी हुई है और इंसान चल नहीं पा रहा, ठीक है, अपने आप से वो चल नहीं पा रहा और उसको व्हील चेयर दी गई। तो व्हील चेयर क्या है हमारा, एक ऐसी चीज है जो कि असिस्ट कर रही है उसको चलने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है हमारी। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया ताकि आप समझ पाओ, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। अब अडेप्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? अडेप्टिव मतलब सपोज बच्चा अपने हाथ से चम्मच उठा के खाना नहीं खा पा रहा, ठीक है, अब तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमने क्या किया, चम्मच के हैंडल को थोड़ा मोटा बना दिया। पतला हैंडल होता है चम्मच का, हमने चम्मच के हैंडल को थोड़ा मोटा बना दिया ताकि वो उसको इस तरह से पकड़ पाए, इस तरह से पकड़ने की जगह अगर हमने उसको मोटा बना दिया तो वो उठा के खाना खा पा रहा है। अब चम्मच ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा चेंज किया और वो उसको यूज कर पा रहा है, बच्चा अपना इंडिपेंडेंट काम कर पा रहा है। तो ये हमारा हो गया अडेप्टिव टेक्नोलॉजी, अडेप्टिव इक्विपमेंट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था हमने उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अडेप्ट किया, ताकि बच्चा या एडल्ट कोई भी हो वो उसको यूज कर पाए। ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसके अलावा स्प्लिंट्स एक टर्म है हमारा। स्प्लिंट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, किसी ऐसे इंसान को देखा होगा, व्यक्ति को देखा होगा जिसका कोई हाथ कटा हो या पैर कटा हो, कुछ भी कटा हो, है ना, उसके अंदर हम नकली उसका हाथ लगाते हैं, नकली पैर लगाया जाता है, वो हमारा होता है प्रोस्थेसिस। इस क्या मतलब है कि ऑलरेडी मतलब इंसान का कोई लिम्ब या कोई पार्ट नहीं है और उसके अंदर बाहर से वो चीज जोड़ी गई है, दूसरी नकली चीज, तो प्रोस्थेसिस कहलाता है। पर अगर इंसान का हाथ है पर अगर उसके अंदर कोई खराबी आ रही है, या वो अकड़ा हुआ है, या वो टेढ़ा है, वो सीधा नहीं कर पा रहा, वो बहुत ज्यादा अकड़ा हुआ है, इंजरी हो रखी है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसके हाथ पर ही अगर कोई चीज लगाई जाए, कोई डिवाइस लगाया जाए, उसको हम बोलते हैं स्प्लिंट या ऑर्थोसिस। समझ में आया आपको ये स्प्लिंट का यस मतलब? मैम। ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन एक टर्म है। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हम अपने हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर लेते हैं ना, अपने घर को हम एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से रहने के लिए। तो इसी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको इंजरी हो या इलनेस हो या डिसेबिलिटी हो, हम उसके इन्वायरमेंट को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर दे, मॉडिफाई कर दे, ताकि वो आसानी से रह पाए, इंडिपेंडेंटली रह पाए। वो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये रहेगा कि सपोज कोई व्हील चेयर पर है, कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वजह से व्हील चेयर पर है और वो चल नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में? छोटा सा एग्जांपल है
उसके जो स्विच बोर्ड्स होते हैं हमारे लाइट के, वो काफी ऊंचे रहते हैं, हमें अपने हाथ से ऊपर करके खोलने पड़ते हैं। तो उसके स्विच बोर्ड जो है हम नीचे की तरफ उसकी सेटिंग कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो इंसान बैठे हुए व्हील चेयर पर ही उन स्विच बोर्ड्स का यूज कर पाए। तो हमने क्या किया, एक इन्वायरमेंट में उसके आसपास ही मॉडिफाई किए चीजों को, ताकि वो उस चीज को यूज कर पाए, आसानी से इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाए। करेक्ट, समझ में आया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ओटी का जो रोल रहता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो इन सब चीजों में भी काम करता है। असिस्टिव डिवाइस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, प्लेन्स फैब्रिकेशन एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस। ये थी हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी की बेसिक डिफरेंस और सिमिलैरिटी, आप लोगों को अगर कोई लगी हो, और उनकी डेफिनेशंस। समझ में आया आप लोगों को इतना? यस मैम। Yes, ma'am. या Yes, मैम आ ma'am. गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि किन लोगों को इसकी जरूरत है। हु नीड्स देम, किसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन, हम तीनों जो है एक रिहैबिलिटेशन टीम का पार्ट है। साथ में स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं इस टीम में। रिहैबिलिटेशन टीम जो होती है वो एक साथ काम करते हैं किसी भी डिसेबिलिटी या इंजरी को ट्रीट करने के लिए, या उसका रिहैबिलिटेशन करने के लिए। ट्रीटमेंट गलत वर्ड होगा अगर हम यूज करेंगे, बेसिक जो राइट वर्ड होगा जो हम लोगों को यूज करना चाहिए वो होता है रिहैबिलिटेशन। ओके, रिहैबिलिटेशन इज द राइट वर्ड विच वी शुड यूज। तो किन लोगों को जरूरत पड़ेगी हमारी फैसिलिटीज की या हमारी रिहैबिलिटेशन टीम की? पहला तो जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि डिसेबल्ड लोग, डिसेबल्ड पॉपुलेशन, चाहे वो अर्ली एज की हो या फिर एडल्ट एज में हो, कोई भी डिसेबल्ड पॉपुलेशन हो, उनको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड हो सकती है, उनको नीड होती है। दूसरा, इंजर्ड लोग, कोई भी पहले से डिसेबल नहीं था बट इवेंचुअली जिंदगी में उनके साथ कुछ हुआ, कुछ बुरा हादसा हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से कोई इंजरी फेस करनी पड़ी उन्हें, उन लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी की नीड होती है। साथ में पीपल एट रिस्क, पीपल एट रिस्क का बेसिक मतलब है चिल्ड्रन एट रिस्क। अब क्या होता है, कई बार हमारे पास हिडन डिसेबिलिटीज भी होती हैं, ऑटिज्म जैसी, जो कि पता नहीं लगती है, जो कि बचपन से पैदाइशी पता नहीं लगती है, वो धीरे 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 पता लगती है। पर उसकी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी 2 साल की उम्र से या 6 महीने की उम्र से दिखने लग जाते हैं। तो वो बच्चे क्या होते हैं, एट रिस्क होते हैं कि वो आगे जाके क्या पता डिसेबिलिटी उनको हो जाए या उनकी डेवलपमेंट डिले हो जाए। तो उन बच्चों को हम रिस्क कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जिनके ऊपर कोई भी अभी तक डिसेबिलिटी नहीं आई होती है, बट वो साइन सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं उस चीज के। तो चिल्ड्रन एट रिस्क भी आता है, जिनमें जिनको फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है। ठीक है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़ने से पहले हम देखते हैं। मैम 1 सेकेंड, आपने पीपल एट रिस्क बोला, तो इसमें वो लोग भी आ सकते हैं जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, जैसे किसी को अगर अल्जाइमर्स है या डिमेंशिया है या पार्किंसंस है, तो उन्हें भी बहुत बार ओटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे उनके स्किल्स जो हैं वो फेड आउट होते हैं। करेक्ट। तो ओल्ड पीपल भी जो है हमारे, जो अर्ली एज के अलावा जो ओल्ड पीपल हो गए हमारे, उनके अंदर भी हमारे रिस्क आ सकता है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। क्योंकि पार्किंसन क्या है, एकदम से डेवलप नहीं हो जाती है, अल्जाइमर एकदम से डेवलप नहीं होती है, वो धीरे 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 इवेंचुअली डेवलप होती है, उनके रिस्क सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तभी से उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, ताकि उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो पाए। राइट, क्वालिटी इंप्रूव करना बेसिक मोटिव रहता है, ताकि वो दर्द में ना जिए या फिर अपनी डिसेबिलिटी की वजह से उनको अपना ऑक्यूपेशन ना छोड़ना पड़े। इंडिपेंडेंट लाइफ उनके लिए फोकस रहता है उस टाइम पर। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम, अच्छा ठीक है, इस डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिस्कस करने से पहले
कोई मुझे बता सकता है, आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पता है सबको? अंडर दिस राइट जो बोलो। डिसेबल्ड पीपल हैं वो अपनी सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, उनके पास वो सारे राइट्स हैं वो सब चीजें करने के लिए जो हम कर रहे हैं। हेलो मैम। मैम जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें 7 डिसेबिलिटी थी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज हैं। राइट, करेक्ट। तो सबने, आप सब लोगों ने सही इनपुट्स दिए, जो आप लोगों को पता है वो सही इन्फॉर्मेशन है। आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं थोड़ा सा और एडिशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और पता रहे इस बारे में। तो जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एक्ट एक्चुअली पहले 1995 में आया था इंडिया में। रिवाइज होते 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 पहले इसको पीडब्ल्यूडी बोला जाता था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, बट ये रिवाइज होते होते हमारा अभी जो रिसेंट एक्ट है वो 2016 में आया विद द लेटेस्ट एडिशंस एंड रिविजन्स, जिसके जब, और ये 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बन गया पीडब्ल्यूडी एक्ट से। पीडब्ल्यूडी एक्ट में सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज को लिया गया था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज को लिया गया है। मतलब कि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट होगी, देखो पार्टीज हमेशा बदलती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा चेंज होती रहती है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई। तो एक्चुअली में एक्ट क्या होता है, वो चेंज नहीं होते गवर्नमेंट चेंज होने के साथ। इस एक्ट का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट हमारी वर्किंग होगी, हमारा जो सिटी है वो अपनी राइट्स इक्वली इंजॉय करे विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, इक्वली सब कुछ इंजॉय कर पाए वो। तो 21 डिसेबिलिटीज में बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, आप इसको नेट पे सर्च करेंगे आपको सारी 21 डिसेबिलिटीज मिल जाएंगी। बेसिक मैं आपको बताती हूँ, जो हम सेरिब्रल पाल्सी का हमारा क्योंकि यूनिट है, उस वो डिसेबिलिटी जो हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर कैटेगराइज है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर 5 डिसेबिलिटीज को डाला गया है। पहली हमारी सेरिब्रल पाल्सी, दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तीसरा डॉर्फिज्म, चौथा एसिड अटैक विक्टिम और 5वीं लेप्रोसी क्योर। तो ये 5 हमारी डिसेबिलिटीज हैं जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर डाली गई हैं, उनके सब पार्ट्स हैं। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, ब्लड डिसऑर्डर्स भी हैं। आप एक बार गो थ्रू करें, अपने नेट पे सर्च करें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को, आपको सारी 21 डिसेबिलिटीज मिल जाएंगी। क्योंकि हमारे यूनिट से रेलेवेंट सेरिब्रल पाल्सी है, इसलिए मैंने आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में बताया। लोकोमोटर का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी करना, मतलब हम कहीं जा रहे हैं, मूवमेंट रिलेटेड, हम चल, बॉडी मूवमेंट, मूवमेंट रिलेटेड, राइट, मोशन कर पा रहे हैं, हम मोबिलिटी कर पा रहे हैं। तो वही है हमारा एक्चुअली लोकोमोटर, है ना। लोकोमोशन में अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से, तो उसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कैटेगराइज कर रहे हैं। अब सेरिब्रल पाल्सी में बेसिकली लोकोमोटर डिसेबिलिटी ही होती है, क्योंकि बच्चा चल फिर नहीं पाता है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर करते हैं, फिर हम धीरे धीरे सेरिब्रल पाल्सी पे जाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें उससे कैसे रिलेटेड हैं। पहला हम देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आपने सुना है ये टर्म? नो मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्या सुना है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होता है? Ma'am, different milestones which the child cannot achieve with the age, like sitting, crawling. Because, ma'am, I know about this because my own daughter is CP. She's 7 years old, and she cannot sit right now. She cannot crawl. So these are the milestones that she couldn't achieve till now. ठीक है, तो बेसिकली आपने बोला कि जो अचीव नहीं हो पाए, द माइलस्टोन्स व्हिच हैव नॉट बीन अचीव्ड। हम बात करते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता क्या है पहले। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, yeah, ma'am, हाँ, there are age specific expectations in the line of growth, like by certain, they're like benchmarks that by certain this X amount of age, like by 6 months, this is what, these are the developmental tick marks that the child should have, you know, holding the neck, being able to sit, turning on the side, and there is a time Right. frame given,
and if those behaviors or those skills are achieved by the child within that time frame, we say that the milestone is achieved. So these are basically behaviors and skills to be achieved at a certain age. राइट तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हमारे वही बिहेवियर्स हैं जो कि बच्चा जब बढ़ रहा होता है वो शो करता है हर पर्टिकुलर एज पे। अब हम किसी प्लांट को ही ले लें, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, अगर प्लांट है, हमने सीड डाला, हमने उसको पानी दिया, वो धीरे धीरे इतना बढ़ेगा, उसकी 2 लीव्स आएंगी, फिर वो और बढ़ेगा, उसकी 4-5 लीव्स होंगी। तो हम एक डेवलपमेंट उसकी देख रहे हैं ना, फिजिकली कैसे डेवलप कर रहा है वो प्लांट। ऐसा ही बच्चों में होता है। जब बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है आफ्टर बर्थ, उसके अंदर डिफरेंट अचीवमेंट्स आती हैं। हर एक एज पे वो डिफरेंट चीजें अचीव करता है। शुरुआत से तो बच्चा बोलना नहीं सीख के आता, राइट? वो एक टाइम आता है जब वो बोलना सीखता है। तो जो भी बच्चा अचीव करता रहता है अपनी लाइफ में, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। अब ये माइलस्टोन्स जो होते हैं फिजिकल भी होते हैं और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं। फिजिकल वाले की भी हम बात करेंगे, सोशल की भी हम बात करेंगे और इंटेलेक्चुअली भी हम थोड़ी बात करेंगे उसके बारे में, जो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली बोलते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की सेम हो, डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे। इसीलिए इस डेवलपमेंट को एक रेंज दी जाती है कि बच्चा ये चीज इतने से इतने महीने में सीख जाएगा, या बच्चा ये चीज इतने से इतने महीने में सीख जाएगा। इसीलिए एक रेंज दी जाती है कि इतने से इतना टाइम पीरियड बिल्कुल सही है बच्चे के सीखने के लिए। अगर बच्चा उस टाइम पीरियड से लेट हो जाता है, तो हम ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको हम डिले बोल सकते हैं डेवलपमेंट। पर अगर बच्चा हर एस्पेक्ट में डिले हो रहा है, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एवरी एस्पेक्ट में बच्चा अगर डिले जा रहा है, इवन लैंग्वेज का हमारा एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है कि बच्चा पहले बैबल करता है, फिर फर्स्ट वर्ड बोलता है, फिर दो दो फ्रेजेस बोलता है। तो ऐसे बच्चे की स्पीच की डेवलपमेंट भी होती है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट। तो अगर बच्चा हर माइलस्टोन में ऐसे फिजिकल, स्पीच एंड इंटेलेक्चुअल एवरी माइलस्टोन में डिले कर रहा है, तब हम उस बच्चे को कैटेगराइज करते हैं एज डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले। ठीक है, वरना जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे ने एक चीज डिले अचीव करी है तो बच्चा डेवलपमेंटल डिले में चला गया हो। Right, हमें ma'am, हर there has to be a phenomena. राइट, वी हैव टू असेस एवरीथिंग इन एवरी एरिया, नॉट जस्ट वन एरिया। हर एरिया में देखा जाएगा कि उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसके बाद ही बच्चे को अगर बोला जाता है कि डेवलपमेंटल डिले है, उसके बाद ही उसको उसमें कैटेगराइज किया जाता है। अब ये कुछ हमारा बेसिक फिजिकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं जो कि अचीव होते हैं, जो कि नॉर्मल एज के साथ गिवन है। फर्स्ट, नेक कंट्रोल। ठीक है, बच्चा पहले बर्थ के बाद बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है धीरे धीरे। पहले क्या होता है, उसकी गर्दन भी कंट्रोल में नहीं होती, मदर को ही उसकी गर्दन को पकड़ के रखना पड़ता है, या वो अपने कंधे पे उसको सपोर्ट करके रखती है। तो सबसे पहला माइलस्टोन जो बच्चा अचीव करता है वो अपनी नेक कंट्रोल अचीव करता है, जो कि 3 से 4 महीने में वो 4 महीने का बच्चा अचीव कर लेता है। अगर इससे ज्यादा डिले हो जाता है, 2 महीने ज्यादा और डिले हो जाता है, तब वो एक रेड फ्लैग बन जाता है कि हाँ, बच्चे ने अभी तक वो चीज नहीं की। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अचीव कर सकता है रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या है, बच्चा पलटी खाना सीखता है नेक कंट्रोल के बाद। वैसे इसके बीच में बच्चा जो है काफी चीजें और सीख रहा होता है। जैसे रोलिंग से पहले जब बच्चा गर्दन संभालना सीख जाता है, तो जो उल्टा लेटता है वो अपने हाथों पे उठ के सर ऊपर देखने लग जाता है। बट वो एक बहुत माइन्यूट सा अचीवमेंट होता है। ये बड़े 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 स्किल्स हैं जो कि एक बच्चे में ग्रॉसली हम सबको पता होनी चाहिए, एसेस करना चाहिए। तो जो आपको पता होने चाहिए वही वाले स्किल्स मैं आप लोगों के लिए ग्रॉस टाइप में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकंड, बच्चा क्या करेगा, रोलिंग करेगा, पलटी खाना सीखेगा। उल्टा लेटा है सीधा हो जाएगा, सीधा लेटा है उल्टा हो जाएगा, दोनों तरफ वो पलटी खाना सीखता है। तो एक 6 महीने तक बच्चा ये चीज जो है कहीं ना कहीं अचीव कर लेता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फिर सिटिंग। बच्चा बैठना सीखता है धीरे धीरे। पहले वो सहारे से बैठना सीखता है अपने हाथ,
के सहारे पे बच्चा बैठता है, उसके बाद वो बिना सहारे से भी अपने आप अपने ही सहारे पे बैठना सीख जाता है। तो वो बच्चा जो है 8 से 9 महीने की उम्र में कर लेता है, सीख लेता है। अब उसके बाद क्या बच्चा सीखता है? खड़े होना और क्रॉल करना। दोनों कहीं ना कहीं वो एक साथ कोशिश कर रहा होता है, ऊपर नीचे ही चलता है, क्रॉल करना सीखना या खड़े होना सीखना। पहले बच्चा क्या है, सहारे से खड़ा होना सीखता है, जिसमें वो बीच में 8 से 9 महीने के बीच में वो सहारे से खड़ा होने लग जाता है। फिर वो बिना सहारे से भी खड़ा हो पाता है, मेंटेन कर लेता है अपने आप को खड़ा रखना, जिसमें वो 9 से 11 महीने में वो खड़ा होना पूरा सीख जाता है पूरी तरह से। बच्चा फिर क्रॉलिंग सीखता है। क्रॉलिंग का मतलब है अपने 4 पैरों पर जाना। बच्चा सीधा चलने नहीं लग जाता है, बच्चा पहले क्रॉलिंग सीखता है। वो इधर से उधर जाके कैसे जाता है, वो क्रॉल करके जाता है। तो वो 9 से 10 महीने के बीच में क्रॉलिंग सीख जाता है, अपने चारों पैरों पे वो इधर से उधर जाना सीख जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चा चलना सीखता है। पहले बच्चा सहारा ले लेके आगे बढ़ता है, कदम रखता है, फिर धीरे धीरे बच्चा बिना सहारे के भी चलने लगता है। तो 1 साल से 15 महीने, मतलब 12 से 15 महीने के बीच में बच्चा चलना सीख जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके जो ग्रॉस और बड़े बड़े फंक्शन है वो डेवलप होते हैं, जैसे कि भागना, जंप करना या ऊंची ऊंची जगहों पे चढ़ना। तो 3 से 7 साल की उम्र के बीच में बच्चा ये सारी चीजें 7 साल से पहले ही सीख जाता है, पर 7 साल की उम्र तक उसकी ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। वो बिना ऐसा नहीं होता कि वो बैलेंस लूज कर देगा या गिर जाएगा। तो 7 साल की उम्र तक की बहुत अच्छे से फाइन डेवलपमेंट हो जाती है उसकी, भागने में, जंप करने में और चढ़ने में ऊंची जगहों पे। आप लोगों को समझ में आया क्लास इतना कि क्या Yes, हमारे ma'am. बेसिक Yes, डेवलपमेंट ma'am. माइलस्टोन्स है? ठीक है, ये हमारे Yes, जो है ma'am. फिजिकल माइलस्टोन्स हैं जो हमने अभी देखे। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर फंक्शंस की। ग्रॉस मोटर फंक्शंस, किसी को कोई आइडिया है क्या होता है ग्रॉस मोटर फंक्शंस? कुछ भी? Ma'am, in which as large muscles are involved, राइट। like तो we do running and all. राइट, ग्रॉस मोटर फंक्शंस मतलब अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ ताकि आप समझ पाओ इसको, तो हम जो मोटा मोटा बड़ा बड़ा काम कर देते हैं इतनी आसानी से, चलना, भागना, जंप करना, जिसमें हम अपनी बड़ी बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं, हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, हमारी कमर हो गई। तो हमारे ये बड़ी बड़ी जो की है, जिनमें हम इनका यूज कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, हमारी इसमें पूरी बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, पूरी बॉडी की, क्योंकि बच्चा कूद रहा है तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व है ना, सर से लेके पैर तक। बच्चा अगर हम भी कूद रहे, क्रॉल कर रहे हैं, बच्चा क्रॉल करना सीखा है, तो उसमें उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, सर से लेकर उसके पैर तक। तो ये हमारी होल बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें हमारी बड़ी मसल्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं और वो हमारी एबिलिटीज को एनहेंस करती हैं। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए या स्पोर्ट्स की जो भी एक्टिविटी रहेगी, उन सब में हमारा ग्रॉस मोटर फंक्शन होता है। ओके? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फाइन मोटर फंक्शन। फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? मैम जस्ट ऑपोजिट ऑफ अपोजिट ग्रॉस है। मोटर्स में। हाँ, इसमें मैम फाइन हमारी मोटर स्किल्स में जैसे फिंगर्स की मूवमेंट्स आ जाती है बच्चे की, जैसे लिखने में। छोटी छोटी इसमें Small हमारी muscles छोटी मैम जैसे ग्रिपिंग, फिंगर्स की पकड़। राइट। तो ये हमारी ऐसी एबिलिटी है जिनमें हम अपनी स्मॉल मसल्स को, छोटी मसल्स को यूज करते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, किसी भी मूवमेंट को अचीव करने के लिए। आप लोगों ने सही एग्जांपल बताया, जैसे कि लिखना ही हो गया। लिखना ही हमारा एक फाइन मोटर स्किल है। बेसिकली फाइन मोटर स्किल हमारा हैंड का ही होता है, ठीक है, पैरों की, फिंगर्स का नहीं होता है। पर जनरली हमने कहीं कहीं देखा है ऐसे एग्जाम्पल्स की किसी के अगर हाथ नहीं है तो वो लोग पैरों से पेंटिंग करना सीख गए हैं, पैरों से लिखना सीख गए हैं, पैरों का काम करना सीख गए हैं,
पैरों की उंगलियों का काम करना सीख गए हैं, तो उन्होंने अपनी पैरों की उंगलियों को उस तरह से फाइन मोटर स्किल्स की ट्रेनिंग दे दी है, उस तरह से ट्रेन कर लिया है कि वो उनके पैर की उंगलियां भी वो काम कर पा रही है। बट बेसिकली हमारा हैंड जो होता है, हमारी हैंड की मसल्स जो होती है, हमारी रिस्ट जो होती है फाइन मोटर स्किल्स में वो इन्वॉल्व होती है। अब हम फाइन मोटर स्किल्स के लिए हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे एवरीडे टास्क होते हैं। अगर हमें ब्रश भी पकड़ना है, हमें ब्रश करना है, तो हमें अपने हाथ का इस्तेमाल करना है ना। हमें लिखना है, हमें हाथ का इस्तेमाल करना है। अगर हमें पैसे भी काउंट करने हैं, पैसे उठाने भी हैं, तो हमें अपने फिंगर्स का, हाथ का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए हमारे फाइन मोटर स्किल्स हमारे डेली लाइफ के हर टास्क में, हर चीज में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। हम उस फाइन मोटर स्किल्स पर रिलाय करते हैं कि हम अपना काम कर पाएंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, फाइन मोटर स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता चल गया, जैसे राइटिंग हो गया, ब्रश करना हो गया, ठीक है, ताला खोलना हो गया। इनफैक्ट जो स्टिचिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, वो हमारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं हमारे हाथ के। उसी की वजह से हमारी वो एबिलिटी जो होती है हम वो कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ हैंड फंक्शंस की। इन टर्म्स मेडिकली हम उनको क्या बोलते हैं। पहला तो आता है हमारा ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना। कैसे कैसे पकड़ सकते हैं हम लोग। पहला तो हम अगर इस पेन को इस तरह से पकड़ रहे हैं, है ना, ये हमारी सिलेंड्रिकल ग्रास्प है। अगर हम बॉल पकड़ते हैं अपने हाथ में इस तरह से, तो हम बॉल अपने हाथ में पूरा पकड़ रहे हैं, अपनी पाम का सहारा लेते हैं और साथ में उंगलियों का सहारा लेते हैं। तो बॉल पकड़ना क्या हो गया, हमारा स्फेरिकल ग्रास्प। उसके अलावा हमारी क्या ग्रास्प हो सकती है, हुक। अगर हम किसी बैग को उठा रहे हैं, तो हम किस तरह से पकड़ते हैं, हम इस तरह से पकड़ते हैं उस बैग को, राइट। तो वो हमारी हुक ग्रास्प हो गई। तो हमारी बड़ी बड़ी जो ग्रास्प है जो हम हाथ से यूज कर रहे हैं, एक तो सिलेंड्रिकल हो गई, स्फेरिकल हो गई और हुक ग्रास्प हो गई। क्लास समझ में आया आपको, ग्रास्प यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. कौन कौन सी है, 3 ग्रास्प बेसिकली हमारी। मैम सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और हुक ग्रास्प। राइट, करेक्ट। अब हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टर्म की, ग्रिप्स। ग्रिप्स क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी फिंगर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। पहला हम बात करते हैं टिप टू टिप, ठीक है। अगर हमारी जो फिंगर्स की टिप है, उन टिप्स के साथ अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उस ग्रिप को हम बोलेंगे टिप टू टिप। मतलब अगर हमने सुई पकड़ी है अपने हाथ में और हम सुई से काम कर रहे हैं, तो हम कैसा काम करते हैं, टिप टू टिप वाला ना। उसको पकड़ने के लिए हमें अपनी टिप्स की यूज करनी पड़ती है, फिंगर्स की। तो वो जो टाइप ऑफ ग्रास्प है वो हमारी टिप टू टिप ग्रास्प है। फिर नेक्स्ट जो आएगी, पैड टू पैड। पैड टू पैड मतलब अगर हम जमीन पे रखा हो कुछ सामान ऐसे उठा रहे हैं, उठा के कहीं और रख रहे हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम अपनी टिप्स का, फिंगर की टिप्स का यूज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो पल्पी एरिया है हमारे फिंगर पे, पैड जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली, उनका यूज कर रहे हैं। तो पैड टू पैड टाइप ऑफ ग्रास्प है वो। थर्ड क्या है, पैड टू लैटरल। मतलब हमारे थंब का पल्पी एरिया प्लस हमारी फिंगर का साइड का एरिया। ताला चाबी जब हम खोलते हैं, हम किस तरह से खोलते हैं, हम अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं और फिंगर की साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी पैड टू लैटरल टाइप ऑफ ग्रिप भी होती है। 3 टाइप की ग्रिप समझ में आई। Yes, ma'am. मैम पैट टू प्लेटर को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। या मैम थर्ड वन प्लीज एक बार फिर से बताइए। थर्ड वन क्या है, जब हम किसी भी लॉक को खोल रहे हैं, तो वी आर यूजिंग आवर थंब, मतलब हमारा पैड थंब का, एंड द साइड ऑफ आवर फिंगर। आप खुद ट्राई करके देखो, आप ताला चाबी जब अगर खोल रहे हो, तो आप इस तरह से उसको पकड़ोगे चाबी को और रोटेट करोगे, राइट। तो वो हमारी पैड टू लैटरल टाइप ऑफ ग्रास्प है। ठीक है।
अच्छा ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताना कि किस टाइप ऑफ ग्रिप है वो। अगर हम रैपर खोल रहे हैं लेस का या किसी भी चीज का, चिप्स का पैकेट खोल रहे हैं, तो वो किस टाइप की ग्रास्प होती है, उसको खोलने के लिए कौन सी? पैड टू पैड। मैम Right, पैड टू पैड टू लैटरल। लेटरल। नहीं, पैड पैड टू पैड बेसिकली यूज हो रही है चिप्स का पैकेट खोलने के लिए। पैड टू, व्हाट डिड यू से मैम? पैड टू? पैड टू पैड, It's pad to pad when you're opening a packet of chips. राइट। Okay. And it can be like use depends on different people, बट अगर आप उसको बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद खोल के देखना ऐसे चिप्स का पैकेट, आप अपने पल्प में उसको पकड़ेंगे पैड टू पैड एंड यू विल ओपन इट लाइक दिस। अब वो अगर आप चिप्स का पैकेट किसी और तरीके से खोलते हैं तो वो डिपेंड करता है, बट जो नॉर्मल बेसिक तरीका है चिप्स का पैकेट खोलने का, उसमें हम पैड टू पैड टाइप ऑफ ग्रास्प यूज कर रहे हैं। ओके, पेपर टेयरिंग में ऑल्सो मैम हम फिर पेपर टेयरिंग में हम पैड टू पैड यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3 ग्रास्प डिस्कस करी, 3 ग्रिप्स हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट हमारा हैंड में और फाइन मोटर फंक्शन में क्या आता है? 3 जॉ चक, ठीक है, जिसको हम ट्राइपॉड ग्रास्प भी बोलते हैं। मतलब हमने पेन होल्ड किया है इस तरह से, राइट। हमने फिंगर्स में हमारा थंब, हमारी फर्स्ट फिंगर एंड हमारी सेकंड फिंगर, पेन होल्ड करने में हमने 3 फिंगर्स का यूज किया। इसका मतलब है 3 जॉ चक, 3 fingers like a jaw, 3 jaw we are using to hold a pen and use it for writing। तो जब ये ग्रास्प अच्छे से डेवलप हो जाती है, राइटिंग अपने आप और अच्छे से डेवलप होने लग जाती है। 3 जॉ चक। उसके बाद हमारे सीजर स्किल्स होते हैं। एक सीजर स्किल्स में क्या होता है? हमारे दोनों हाथ कहीं ना कहीं यूज होते हैं। एक हाथ में हमें पेपर पकड़ना है। हाँ बोलो। मैम 3 जॉ चक का कोई और एग्जांपल है? 3 जॉ चक में हम चावल भी खाते हैं कई लोग, ईटिंग राइस हाथ से। So ma'am, does it mean that using your index finger, your second middle finger and your thumb together? Right, it is a 3 jaw chuck, like a jaw, 3, Okay. using 3 fingers. So ma'am, what is a three fingers then and one ma'am, thumb. what is a pincer's grip? Pincer grip, radial grip, palmar grip, grasp, these are all terms, मतलब these are all types of grasps only, but they are primitive grasp। मतलब बच्चा जो है जब सीख रहा होता है ग्रास्प करना, तब वो ये चीजें यूज करता है। 3 जॉ चक में हम लोग जो है फाइनली यूज कर रहे हैं हमारी टिप का भी और हमारी इस फिंगर का लैटरली, राइट। बट पिंसर ग्रास्प क्या होती है? हम सिर्फ ग्रॉसली पकड़ रहे हैं, राइट, बस ऐसे उठा लिया। बट 3 जॉ चक में फॉर राइटिंग वी आर यूजिंग इट इन मोर फाइन मूवमेंट। हम अपनी टिप का यूज कर रहे हैं प्लस पैड टू लैटरल का भी यूज कर रहे हैं। Right. Thank you, ma'am. ठीक है, और पिंसर, पाल्मर ग्रास्प, रेडियल डिजिटल ग्रास्प, ये सारी जो ग्रास्प है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है टू डेवलप टू अ ग्रास्प। जो एक प्रॉपर ग्रास्प बच्चा डेवलप करता है 3 जॉ चक की, उससे पहले की स्टेजेस है ये ग्रास्प की। क्योंकि बच्चे को एकदम से 3 जॉ चक नहीं आता है, धीरे 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 ही डेवलप करता है हर ग्रास्प को। ठीक है, तो उसके बाद सीजर स्किल्स होते हैं। सीजर स्किल्स में दोनों हाथ का यूज जरूरी होता है। मतलब हमारे बच्चा जब डेवलप कर रहा है तो उसको दोनों हाथ, बचपन से वो दोनों हाथ यूज नहीं करता, वो धीरे 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 ही डेवलप करता है। तो जब वो दोनों हाथ डेवलप करना सीख जाता है, बायलैटरल हैंड यूज सीख जाता है, तब उसमें सीजर स्किल्स जाके कहीं डेवलप होंगे। क्योंकि एक हाथ से उसे पेपर पकड़ना है, पेपर को स्टेबलाइज करना है, और दूसरे हाथ से उसे सीजर से कट करना है पेपर को, तब उसके सीजर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। सीजर स्किल्स भी धीरे 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 डेवलप होते हैं। पहले बच्चा रैंडमली काट देता है, फिर बच्चा लाइन पे काट सकता है, बच्चा फिर शेप्स काटना सीखता है, बच्चा जिगजैग काटना सीख सकता है। तो हमने सीजर स्किल की बात करी, वो धीरे 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 डेवलप होती है। फिर एक हमारे हैंड फंक्शंस में आता है हैंड डेक्सटेरिटी। ये हमारे और रिफाइंड मूवमेंट्स हो जाते हैं हमारे हाथ के।
बच्चा एक हाथ से या बड़ा इंसान एक हाथ से दूसरे हाथ में बहुत आसानी से सामान ट्रांसफर कर सकता है। हम इधर उधर सामान अपना शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमारा शिफ्टिंग का स्किल है कि हम आराम से एक हाथ से दूसरे हाथ में सामान शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हम बहुत आसानी से कर पाते हैं, बट किसी डिसेबल में, किसी इंजर्ड पर्सन में ये स्किल भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्किल शिफ्टिंग की। हमने बात की, ट्रांसलेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें नीचे जमीन से सिक्का उठाना है, हमने उसको अपने पाम में रखा हुआ है इस तरह से। हम अपने हाथ से ही उसको हिलाकर अपनी फिंगर्स के अंदर पकड़ सकते हैं, उसको मूवमेंट करके, फिंगर से ही मूवमेंट करके हम उसको वापस अपने मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। तो ये जो स्किल है, ये अपने हाथ के अंदर ही हम अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। इतनी डेक्सटेरिटी हमारे हाथ में अवेलेबल है, वो हमारा जो स्किल है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एक और स्किल होता है जो होता है कैस्केडिंग। बेसिकली कैस्केडिंग मतलब हम अपनी चावल खाने की टेक्निक। कई लोग जो है फॉर एग्जांपल तीन उंगलियों से चावल खा लेते हैं, बट जनरली क्या होता है, मिक्स करना चावल को इस तरह से, राइट, मिक्स करना, निकालना, और देन हम उसको खा रहे हैं। तो ये जो हमारी फिंगर की मूवमेंट हो रही है इतनी रैपिडली, इतनी स्मूथली, ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं होती है। हम लोग इतना रैपिडली, इतना स्मूथली कर लेते हैं, बट डिसेबल्ड में, इंजर्ड पर्सन में ये मूवमेंट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ये हमारा एक बहुत फाइन मोटर स्किल है जो कि हमारे हैंड में ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग। दिस इज नोन एज कैस्केडिंग। देन एक और एग्जांपल है इसका कि टॉफी का रैपर हम इस तरह से करके खोल सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है फाइन मोटर हमारे रोटेशंस के साथ यूज हो रहा है हमारी हैंड में। तो ये कैस्केडिंग स्किल है हमारा हैंड डेक्सटेरिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा होता है, हम अपने फिंगर्स के अंदर इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं बिना किसी पेन को गिराए। ये एक फाइन मोटर स्किल है हमारा। तो ये इसको हम बोलते हैं रोटेशन। ओके, ये भी हमारे हैंड डेक्सटेरिटी का स्किल है। समझ में आया क्लास आप लोगों को ये सारे स्किल्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ एक ओवरव्यू हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का, कि बच्चा ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज और सोशल। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो डेवलपमेंट होती है वो हर एस्पेक्ट में होती है बच्चे के, सिर्फ एक चीज में नहीं कि फिजिकली ग्रो कर रहा है बच्चा, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, वो सब होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होती है। पर हर उम्र पे बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज होता है, सोशल होता है। तो हम थोड़े से इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन पे कैसे कैसे, किस किस टाइम पे बच्चे में क्या चीज अचीव होती है। 1 महीने का बच्चा जो होता है, जैसे कि अपना गर्दन ऊपर करने लग जाता है, संभाल नहीं पाता है पूरी, पर अपनी गर्दन ऊपर करने लग जाता है। तो वो जो है उसका ग्रॉस मोटर स्किल है 1 महीने की उम्र में। और फाइन मोटर स्किल क्या होगा, वो जो अपने हाथ है उसको इस तरह से वो मुट्ठी बना सकता है ना, मोटा मोटा मुट्ठी बना सकता है, बस फीस्ट बना सकता है जिसको हम बोलते हैं मुट्ठी बनाना। तो वो चीज अचीव कर लेता है 1 महीने की उम्र पे। और दूसरी चीजों को, जो भी उसके सामने कोई चीज आएगा, कोई भी खिलौना आएगा, तो वो उसको देखता है अपनी आंखों से, राइट। और साथ ही साथ लैंग्वेज, स्पीच में, इस लैंग्वेज में क्या डेवलपमेंट होगी कि वो आवाज से उसको फर्क पड़ने लग जाता है ना। 1 महीने से पहले बच्चा जो है इतना रिस्पॉन्स नहीं करता है, ज्यादातर वो सोता ही रहता है। 1 महीने पे क्या होता है, उसको जो आवाज होती है वो उनके रिस्पॉन्स करने लग जाता है। जो अच्छी आवाजें होती हैं, सूदिंग वॉइसेस होती हैं, उसको वो समझ आने लग जाती है, वो शांत होने लग जाता है। अगर वो क्रैंकी हो रहा हो तो उसको समझ आने लग जाती है आवाजें थोड़ी। और क्या होता है, सोशली मतलब उसको अपनी मम्मी का चेहरा अच्छे से पता होगा, अपने पापा का भी बेसिक जो उसके अपने होंगे, मदर का चेहरा तो वो बेसिकली पहचानने लग जाएगा, रिगार्ड करने लग जाएगा। अभी उसकी स्माइल नहीं आएगी, बट वो उस चेहरे को रिगार्ड करने लग जाएगा, उसे पता होगा कि हाँ ये मम्मा है। 3 महीने पे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे अपने जो मैंने बताया कि ऊपर उठने लग जाता है। 3 से 4 महीने तक बच्चा गर्दन संभालना भी सीख जाता है, साथ बच्चा जो है ऊपर उठने लग जाता है। अ, उल्टा होकर, छाती के बल लेटकर वो अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ अपना सर उठाने लग जाता है, सपोर्ट करने लग जाता है।
तो ये उसका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ क्या होता है, अगर उसके हाथ में कोई भी खिलौना दो, रैटल जिसे हम बोलते हैं, झुनझुना बोलते हैं, वो भी दो, तो वो उसको पकड़ के थोड़ा 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 हिलाने लगने लग जाता है, स्लो मोशन उसके करता है, और आंखों से अपने उस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा होता है, उसके साथ वो मूवमेंट भी करता है, वो खुश होता है और आवाजें भी निकालता है खुशी में, तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। बच्चों की आवाज आप सबने सुनी होगी, खुशी की आवाज, बेसिकली उसको हम कूइंग बोलते हैं। तो वो जो खुश हो रहा है, वो उस खुशी में जो आवाज निकाल रहा है, वो कूइंग कर रहा है, तो उसकी वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है। साथ ही साथ उसकी सोशल डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है कि वो हंसने लग जाता है, वो स्माइल आ जाती है उसके अंदर, सोशल स्माइल प्रेजेंट हो जाती है, वो मम्मा को देख के या कोई भी उसको अगर कोई खिला रहा है किसी टॉय से, तो वो हंसने लग जाता है, उस चीज को वो और ज्यादा रिस्पॉन्स करता है। 6 महीने पे क्या होता है, वो रोल करना सीख सीख जाता है। ठीक है, रोल करना सीख जाता है, थोड़ी थोड़ी बैठने की कोशिश करता है, बट वो रोलिंग अप्रोप्रिएटली सीख जाता है, और वो अपना हाथ आगे बढ़ा के खुद ही चीजें पकड़ने की या टॉयज पकड़ने की कोशिश करता है, और उसको अपने दोनों हाथों में भी इधर उधर ट्रांसफर कर लेता है। साथ ही साथ वो बैबलिंग सीख जाता है। बैबलिंग मतलब बच्चा ब ब ब ब म म म म म, मतलब एक लेटर को जब वो बोलता है ब ब ब म म म, उसको हम बैबलिंग बोलते हैं बस। तो वो बैबलिंग सीख जाता है, और पीकबू जैसे गेम्स को वो खेलने लग जाता है। जब आप लोगों ने जनरली इंडिया में हमारा होता है, कोई भी चुन्नी लेकर या हैंकी लेकर हम उसको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खेला जाता है। हम बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ है करके। तो वैसे टाइप के गेम्स वो खेलने लग जाता है, वो समझने लग जाता है, और वो उससे खुश होता है। बच्चा जो है उस टाइम पे क्या है, मिरर में अगर उसको दिखाओगे तो वो अपने आप को देख के भी हंसने लग जाता है, मतलब वो अपने आप को रिगार्ड करने लग जाता है, अपने आप को भी। प्लस जो भी स्ट्रेंजर आएगा उसके पास, अगर कोई अननोन पर्सन आएगा, तो वो उसके पास नहीं जाएगा, उसे डरने उसको उसके अंदर उसके डर आ जाएगा कि मैं इसे नहीं जानता। धीरे धीरे बच्चा उसके साथ अगर फ्रेंडली हो जाए, मम्मी पापा उसे मिलवाएं, तो वो बच्चा उससे मिलने जुलने लग जाएगा किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, बट उससे पहले बच्चा जो है नहीं मिलता। दूसरा, 12 महीने में बच्चा क्या होता है, अकेला चलना जब का चलना डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ पिंसर ग्रास हो जाती है, जैसे कि पिंसर ग्रास चीज उठा रहा है और वो इधर उधर रख रहा है, पिंसर ग्रास उसकी डेवलप हो जाती है। और वो छोटे छोटे वर्ड जैसे मम्मा, दादा, बुआ, ऐसे वर्ड्स वो बोलने लग जाता है। कम से कम 3-4 वर्ड ऐसे होते हैं जो बच्चा बोलने सीख जाता है, ज्यादा भी सीख सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेंशन्ड है बच्चा उससे ज्यादा सीख नहीं सकता, तो वो गलत डेवलपमेंट चल रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बच्चे सीखते हैं, उससे ज्यादा भी सीख जाते हैं, बट एक नॉर्मल अगर बात करें जो कि लिटरेचर में मेंशन्ड है, तो वो ये ही मेंशन्ड है जो मैं आप लोग आपको भी पढ़ा रही हूँ। सोशली क्या होता है, बच्चा जो है थोड़ा शाय हो जाता है, वो गेम्स खेलने लग जाता है, और अपना प्यार भी दिखाने लग जाता है। मम्मा पापा को जैसे किस करना हो गया, तो अपना इफेक्शन अपना हग करके प्यार दिखाने लग जाता है, और थोड़े गेम्स वगैरह भी वो खेलने लग जाता है। 18 मंथ में वो सीढ़ियां चढ़ सकता है, एक स्टेप ले सकता है, मतलब सीढ़ी चढ़ना सीख जाता है। और ब्लॉक्स वाला जो गेम होता है, जैसे स्टैक करके लगाना होता है ग्रॉस के लिए, वो लगाना सीख जाता है, ब्लॉक वाला गेम जो होता है। साथ ही साथ वो क्या होता है, बॉडी पार्ट्स के नाम जान जाता है, और सिंपल सिंपल कमांड्स फॉलो करने लग जाता है, जैसे कि बेटा, अगर बच्चे को बोला जाए कि मोबाइल फोन उठा के ले आओ, सबसे आजकल तो जनरली बच्चों को फोन इतना होता है कि वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, तो इतने छोटे छोटे सिंपल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, जैसे फोन उठा के ले आओ, चम्मच ले आओ, ग्लास रखाओ, ऐसे इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करने लग जाता है। साथ में अपने बॉडी पार्ट्स वो पहचानने लग जाता है, और उनके नाम भी बताने लग जाता है। घर में जो है सोशली क्या होता है, वो अपनी मम्मा के साथ थोड़े थोड़े छोटे छोटे टास्क में हेल्प भी करता है। 18 महीने का बच्चा जो है सिंपल टास्क करने लग जाता है, जो भी उसकी मम्मा बोले, जैसे कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करने आपको बताया, तो वो सिंपल सिंपल टास्क करने लग जाता है, अपने बर्तन किचन में रख कर आओ, इस तरह के काम वो छोटे छोटे करने लग जाता है, और प्ले सीखता है, उसका प्ले और डेवलप हो रहा होता है। मतलब जिस तरह से हम खेल रहे हैं, वो हमें खेल के इमिटेट करना सीखता है कि मैं भी ऐसे खेलता हूँ, तो एक इमिटेशन डेवलप होने लग जाती है उसके अंदर। 24 महीने में, मतलब 2 साल में बच्चा जो है ऑल्टरनेट फीट करके चढ़ सकता है, मतलब एक पैर इधर, फिर दूसरा पैर दूसरी स्टेयर पर, फिर दूसरा पैर दूसरी स्टेयर पर,
तो अलग अलग ऑल्टरनेट पैर करके वो चढ़ सकता है, ठीक है। और बॉल को भी वो किक कर सकता है अपने पैर से। उसका ग्रॉस मोटर स्किल इस तरह से डेवलप हो रहा है। साथ में वो क्यूब्स के छोटे छोटे स्टैक बना सकता है फाइन मोटर स्किल में, और पेज पलट सकता है। पेज पलटना भी हमारा कहीं ना कहीं, कौन सा ग्रास्प होगा पेज पलटना, बताओ कौन सी ग्रिप होगी? मैम पैड टू पैड। बताओगे? ठीक है, जनरली हम इसमें भी पैड टू पैड ग्रिप का यूज करते हैं। पैड टू पैड एक हमारी ग्रिप है जिसमें हम सबसे ज्यादा जनरली यूज करते हैं। तो वो भी डेवलप हो जाती है बच्चे में अच्छे से। और लैंग्वेज में वो एटलीस्ट उसको 50 वर्ड्स की वोकैबुलरी डेवलप हो गई होती है, मतलब वो 50 शब्द होते हैं जो वो जानता है। और 2 स्टेप कमांड भी फॉलो कर सकता है। पहले हमने देखा था सिंपल कमांड, मतलब 1 स्टेप कमांड की पेन ले आओ या फोन ले आओ। अब वो 2 स्टेप कमांड फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किचन से पानी की बॉटल उठाओ और पापा को दो। तो ये 2 स्टेप कमांड है कि किचन में जाओ, पानी की बॉटल उठाओ और फिर अपने पापा को देकर आओ। तो ऐसे 2 स्टेप ऑफ कमांड बच्चा फॉलो करने लग जाता है 2 साल की उम्र में। वो अपने हाथ धो पाता है, अपने हाथ पोंछ लेगा, और सोशली क्या है, मतलब कपड़े पहनने में हेल्प करने लग जाएगा। तो ये 2 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं ये चीजें। 30 मंथ्स में क्या होता है, बच्चा जो है अपने दोनों पैरों पे जंप कर लेता है। ऊपर से कूदेगा, दोनों पैरों पे जंप कर लेगा। पेंसिल जो है वो अपने हाथ में पकड़ लेता है, ठीक है। फिर आई यू मी, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है लैंग्वेज में वो और करेक्ट हो जाती है, उसे समझ में आने लग जाता है। आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम, सामने वाला पर्सन है, मी का मतलब भी मैं हूँ अपने आप को। तो उसको ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो समझ में आने लग जाते हैं और वो उनको बोल भी पाता है करेक्टली। साथ में प्ले उसका डेवलप होता है और उसकी एक अपनी पर्सनालिटी साथ ही साथ डेवलप होने लग जाती है सोशली। 36 मंथ्स में क्या होता है, वो बैलेंस कर सकता है अपने एक पैर पे हॉप करना जिसे बोलते हैं। आप लोगों ने सबने गेम खेला ही होगा, हॉप स्कॉच जिसको बोलते हैं, स्टेपू बोलते हैं। जैसे मतलब जिसमें हम पिट्ठू फेंकेंगे, 1 2 3 4 लिखा होता है, ऐसा गेम जिसमें हमें एक पैर पे कूदना होता है। तो एक कूदना जो है उसका 36 महीनों में डेवलप हो जाता है। 36 मंथ्स में वो इमिटेट करने लग जाता है, वो बटन लगाने लग जाएगा, जिप कर सकता है। साथ ही साथ वो कलर रिकॉग्निशन उसके अंदर आ जाती है, कम से कम बेसिक प्राइमरी 3 कलर्स वो जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है और टर्न टेकिंग उसके अंदर आ जाती है, अपनी बारी का इंतजार करना। मतलब अभी इस बच्चे का टर्न है, फिर मेरा टर्न आएगा, इस तरह से वो टर्न टेकिंग भी सीख जाता है और उसको इंतजार करना भी आ जाता है। तो ये हमारे थे कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो कि एज वाइज से ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। आप लोगों को समझ में आया क्लास जो भी आज हमने पढ़ा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट हो, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कैसे इसको सेरेब्रल पाल्सी से कनेक्ट करेंगे, अभी क्या क्या इसमें दिक्कतें आ सकती हैं या क्या परेशानियां आ सकती हैं, उन सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमने कुछ टर्म्स देखे हैं जो कि आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ताकि अगर हम इन टर्म्स का आगे यूज करें तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास हम आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम थैंक यू मैम। वाइंड अप करते हैं।